अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, मिनिमम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं। अब वो इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं बेटा, कि हमारे पास ना एक वॉशिंग पाउडर है, उस वॉशिंग पाउडर को हम यूज़ कर रहे हैं। अब जितना कम अमाउंट में वॉशिंग पाउडर हमने यूज़ किया, इसका मतलब वो उतना अच्छा वॉशिंग पाउडर है, उसकी वॉशिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी है। अगर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना पड़ा, इसका मतलब वो इतना ज़्यादा अच्छा वॉशिंग पाउडर नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम हमारे पास चीज़ आ जाती है, जितना हम मिनिमम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, तो जितना मिनिमम अमाउंट में हम इसको यूज़ करेंगे उतनी ही उसकी कोगुलेशन या फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू जो होगी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट बी एडिड टू 1 liter of colloidal solution to bring about complete coagulation is called coagulation, flocculation और precipitation value हम इसे बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हार्डी-सचूज लॉ। हार्डी-सचूज लॉ में इन्होंने सिंपल सा हमें क्या बताया कि हमारे पास कोगुलेट करने के लिए भी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम कोगुलेट करवा रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट चार्ज के आयन ऐड करने पड़ेंगे। अब वो अपोजिट चार्ज आयन जितने ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज रहेगा, उतने ज़्यादा दूसरे सॉल्यूशन को वो क्या कर सकता है, कोगुलेट करवा सकता है। ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग और फ्लोक्यूलेटिंग आयन, ग्रेटर इज इट्स पावर टू ब्रिंग अबाउट कंप्लीट कोगुलेशन। तो कंप्लीट कोगुलेशन के लिए उसके क्या होने चाहिए, वैलेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। अब सिंपल सा आप समझ सकते हो, जैसे ये एग्जाम्पल में भी इन्होंने दिखा रखा है, अगर हमारे पास कोई एक एल्यूमिनियम ये AS2S3 नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, AS2S3, इसके अंदर हम ये सारे हमारे पास जो कैटायंस है वो ऐड करवा सकते हैं, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, बैरियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अब सिंपल सा हमें पता है कि भाई कौन सा यूज़ करने पे जो कोगुलेशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। सो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का ऐड करवाने पे इसका कोगुलेशन सबसे पहले होगा, क्योंकि 3 आयन हमारे पास यहाँ पे 1 आयन को क्या कर देंगे, इसके 1 आयन को न्यूट्रल कर देंगे। इसके कितने आयन लगेंगे, 3 आयन लगेंगे। तो इसका जहाँ पे इसका 1 मोल यूज़ होगा, वहाँ पे NaCl के 3 मोल हमें यूज़ करने पड़ेंगे। इसी तरह रिवर्स हमारे पास फेरस हाइड्रोक्साइड में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम K3FeCN6 का यूज़ करेंगे, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी कोगुलेशन वैल्यू सबसे कम रहेगी और उसकी कोगुलेटिंग पावर जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास कौन सा था, हार्डी-सचूज लॉ। सो कोगुलेटिंग पावर और कोगुलेटिंग वैल्यू दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जितनी कोगुलेटिंग वैल्यू जो है वो कम रहेगी, उतनी ही कोगुलेटिंग पावर जो होगी उसकी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट है कोगुलेशन कैन ऑल्सो बी कॉज बाय द फॉलोइंग मेथड। तो इन सभी मेथड से भी हम कोगुलेशन करवा सकते हैं। फर्स्ट इज बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी हमने पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम प्रोलॉन्ग टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते रहते हैं किसी एक सॉल्यूशन में से, तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो न्यूट्रल होता जाएगा और वो क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। सो बाय प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोफोरेसिस हम क्या करवा सकते हैं, कोगुलेट करवा सकते हैं। बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन कैसे, एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, दूसरा हमारे पास नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो दोनों सॉल्यूशन को हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो वो मिक्स करने पे दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रेसिपिटेट आउट कर देंगे। नेक्स्ट है बाय प्रोलॉन्ग डायलिसिस। डायलिसिस मेथड आपने पढ़ा था। डायलिसिस में हम क्या करवा रहे थे बेटा, जो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड थे या इलेक्ट्रोलाइट्स थे हमारे, उनको हम रिमूव करवा रहे थे, वो पर्चमेंट पेपर में से मूव आउट कर सकते थे। तो अगर हम काफ़ी लंबे टाइम तक डायलिसिस करवाते रहते हैं, प्रोलॉन्ग डायलिसिस करवाते रहते हैं, तो सारे के सारे आयन मूव कर जाएंगे और जो बाकी सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप कोगुलेट हो जाएगा। क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमारा जरूरी है। अगर उससे भी बिल्कुल ही हम रिमूव कर देंगे इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो वो सॉल्यूशन अपने आप ही क्या हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। बाय हीटिंग और कूलिंग। हीट करने से या कूल डाउन करने से भी हम जो है हमारे पास कोगुलेशन कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे बटर हमारे पास होता है, बटर को हम हीट कर देते हैं तो हमें घी मिल जाता है उसमें से। ठीक है, तो जो घी के पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। कूलिंग से कैसे हो सकता है, जैसे मिल्क है हमारे पास, अगर हम मिल्क को कूल डाउन कर देते हैं तो वहाँ से हमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कि जो हमारे पास
बटर होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो कूल करने से हमें क्या मिल गया, कोलाइडल सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, कोगुलेशन हो गया उसका। तो बाय हीटिंग और कूलिंग भी हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इसमें से नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड एंड गोल्ड नंबर। सो हमारे पास प्रोटेक्टिव एक्शन आ जाता है। इससे पहले एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी, कंपैरिजन द स्टेबिलिटी ऑफ कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जो हमारे पास लायोफोबिक और लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, उनमें से जो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो हमारे लेस स्टेबल होते हैं, पहले भी हमने पढ़ा था। लायोफिलिक वाले हमारे पास मोर स्टेबल होते हैं। इसका रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशन ड्यू टू टू फैक्टर, सेम चार्ज ऑन ऑल द कोलाइडल पार्टिकल, सभी कोलाइडल पार्टिकल पे सेम टाइप का चार्ज रहता है। सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि ये वाटर लविंग है, वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, तो जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। तो इसका हम कोगुलेशन कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, उसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हमें ऐड करना पड़ेगा, और उसमें सॉल्वेंट हम चेंज कर देंगे। जैसे वाटर के अंदर भाई सोल्यूबल है, अब अगर हम उसको वाटर का, हमारे पास कम अमाउंट में हम वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना लेते हैं, अब उसको हम अल्कोहल में ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वाटर हमारा रिमूव हो जाएगा, अल्कोहल के उसके अंदर, अल्कोहल सॉल्वेंट के अंदर उसका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर मुझे एक लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट होने से बचाना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। देखो बच्चों, इन्होंने क्या कहा, यहां पे हमारे पास एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर, ठीक है। ये डेफिनेशन समझ लो, बस ये डेफिनेशन ही है सब कुछ इसमें। सो गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड is the minimum mass of it in milligram that must be added into 10 milliliter of standard red gold solution so that no coagulation of gold solution take place when 1 ml of 10% sodium chloride solution is rapidly added into it। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास गोल्ड नंबर क्या है, गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या है, हमारे पास ना एक स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन होता है, और ये गोल्ड नंबर भी हम इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले गोल्ड सॉल्यूशन पे किया गया था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या डाला, एक प्रोटेक्टिव कोलाइड डाल दिया। अब मिनिमम अमाउंट में मिलीग्राम्स के अंदर हम वो कितना इसमें ऐड करवा रहे हैं, ताकि हम इसमें 1 ml करके 10% NaCl सॉल्यूशन अगर इसमें रैपिडली हम इसमें अगेन एंड अगेन ऐड करवाते रहें तो भी इसका कोगुलेशन ना हो। दोबारा से समझते हैं, हमारे पास एक रेड गोल्ड सॉल्यूशन था, इसके अंदर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए रखने के लिए ताकि ये कोगुलेट ना हो, उसके अंदर हम एक प्रोटेक्टिव कोलाइड डाल देते हैं, एक प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, और उसकी मिलीग्राम के अंदर हमें वैल्यू चेक करनी है, ठीक है, कितना हमने मिलीग्राम के अंदर ऐड किया। अब ये किससे प्रोटेक्ट करेगा, ताकि हम उसमें 10% का NaCl सॉल्यूशन एक अलग से बना लिया हमने, और इसको इसमें से हम 1 ml करके अगेन एंड अगेन इस सॉल्यूशन में ऐड करवा रहे हैं, फिर भी इसका कोगुलेशन नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोगुलेशन हो जाता है ना, लेकिन ये 1 ml वापस डालने से फिर भी इसका कोगुलेशन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टिव कोलाइड से कोगुलेट होने से बचा रहा है। तो ये मिलीग्राम के अंदर हमने जितनी वैल्यू ऐड की है वो उसका क्या कहलाएगा, गोल्ड नंबर कहलाएगा, ठीक है। दोबारा से चेक करते हैं, गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड इज द मिनिमम मास ऑफ इट इन मिलीग्राम which must be added to 10 ml of standard red gold solution। standard red gold solution का भी हमने अमाउंट ले रखा है, 10 ml होना चाहिए वो, so that no coagulation of gold solution take place when 1 ml of 10% sodium chloride solution is rapidly added to it। तो हमारे पास 10% का सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन 1 ml करके हम उसमें रैपिडली ऐड करवा रहे हैं, फिर भी उसका कोगुलेशन नहीं हो पाता। तो ये मिलीग्राम के अंदर इसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, गोल्ड नंबर कहलाएगी। अब सिंपल सी बात है बेटा, भाई गोल्ड नंबर जितना कम होगा इसका मतलब वो जो हमारे पास प्रोटेक्टिव कोलाइड है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के हमारे पास गोल्ड नंबर दे रखे हैं। जो जिलेटिन है उसका 0.005 से लेके 0.01, सो इसका रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिव एक्शन हो जाएगा, ठीक है। वो कितना स्ट्रॉन्ग हमारे पास प्रोटेक्टिव कोलाइड है उसकी वैल्यू हमें पता चल जाती है।
सो लास्ट टॉपिक हेयर इज इमल्शन। तो हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या आता है इसमें बेटा, इमल्शन आता है। व्हाट इज मीन बाय इमल्शन, ये हमने पहले चेक किया था। इमल्शन हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड इन लिक्विड टाइप के हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं। लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इमल्शन। तो जो हमारे इमल्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो एक हमारे पास होता है ऑयल इन वाटर टाइप और दूसरा होता है हमारे पास वाटर इन ऑयल टाइप। ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। अब हमें इनका पता लगाना होता है कि भाई ये जो हमारा इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल टाइप है। इसको पता लगाने के लिए इन्होंने 3 मेथड हमें दे रखे हैं। सो फर्स्ट हमारे पास मेथड आ जाता है इसमें माइक्रोस्कोपिक मेथड। माइक्रोस्कोपिक मेथड में हमारे पास क्या होता है बेटा, जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ इमल्शन है, फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर हम इसमें ऐड करके देख लेते हैं। अगर वो हुआ ऑयल इन वाटर, अगर उसमें डिस्पर्शन मीडियम वाटर हुआ तो ये वाटर उसमें ऐड हो जाएगा। अगर वो हुआ वाटर इन ऑयल, डिस्पर्शन मीडियम उसमें ऑयल हुआ तो ये वाटर हमारा ऐड नहीं होगा। तो ये फर्स्ट मेथड है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक मेथड। ये हम क्या पता लगा रहे हैं कि हमारा किस टाइप का इमल्शन है। हमने क्या किया, वाटर ऐड करके देखा। अगर वाटर डिसॉल्व हो जाता है तो वो कैसा है, ऑयल इन वाटर। अगर वाटर डिसॉल्व नहीं होता है तो वो कैसा है, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है। सेकंड है कंडक्टेंस मेथड। हम सबको पता है अगर वाटर में हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास इमल्शन है उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके देखते हैं। अगर वो ऑयल इन वाटर टाइप का हुआ यानी कि डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास वाटर है तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो वाटर इन ऑयल टाइप का होगा तो कंडक्टेंस के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सेकंड मेथड था, कंडक्टेंस मेथड। थर्ड मेथड है हमारे पास डाई मेथड। डाई मेथड में हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक डाई का यूज करते हैं। ऑर्गेनिक डाई आर सोल्यूबल इन ऑयल और बेंजीन ईथर कार्बन टेट्राक्लोराइड बट इनसोल्यूबल इन वाटर। तो वो ऑर्गेनिक डाई मिक्स करके देखते हैं। अगर वो ऑर्गेनिक डाई मिक्स हो गई तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, वाटर इन ऑयल टाइप का। और अगर वो मिक्स नहीं हुई तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन होगा। जो हमारे इमल्शन है इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको चेक करनी है, ठीक है। इमल्शंस के पार्टिकल को सेपरेट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, डी इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इमल्शन किसके काम आता है, जो ज़्यादातर हमारे पास जो मेडिसिन वगैरह होती है ना वो इमल्शन की फॉर्म में होते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में हमें मेडिसिन मिलती है ना तो वो हमें इमल्शन की फॉर्म में ही होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये डेटोल्स, लाइसोल, सेवलॉन, ये सारी चीज़ें हमारे क्या हैं, इमल्शन है। और जो हमारे पास ये लिक्विड सोप आती है और जो हमारे पास ये हेयर वॉश करने के लिए जो भी हमारे पास मटेरियल आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं, इमल्शन हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इमल्शन, इसमें एक बहुत हार्मफुल इफेक्ट हमारे पास इमल्शन का आता है जब भी कभी जो ऑयल होता है, जो पेट्रोलियम ऑयल होता है वो सी के अंदर मिक्स हो जाता है। टैंकर कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं या लीकेज हो जाता है उनमें, तो उसकी वजह से जो बहुत सारा ऑयल जो होता है वो सी वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है और वो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या बना देता है, एक इमल्शन बना देता है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन बना देता है। तो उनको सेपरेट आउट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये हमारे इमल्शन के क्या आ जाएंगे, हार्मफुल इफेक्ट आ जाते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आप बेटा सारे के सारे एप्लीकेशन इसमें से पढ़ लोगे, आपके 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें से जो कुछ भी पॉइंट ना समझ में आए वो आप मेरे से दोबारा से पूछ लोगे। ये एप्लीकेशन वाला पार्ट आपको मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूँ आज के लिए। बेटा ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके सारे के सारे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो आप इसमें से अटेम्प्ट कर लोगे। जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन ना समझ में आए, नेक्स्ट लेक्चर जो वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है, मैं उसमें आपसे डिस्कस कर लूँगा या ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस कर लूँगा। ओके बेटा, आज के लिए बस।